मैं आपको बता दूं कि भाई हम लोगों की ये जो क्लास चल रही है ये मैपिंग की क्लास है और इस मैपिंग की क्लास में आप लोगों को हम ज्योग्राफी ऑफ अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे ताकि आप लोग एक बार जो टॉपिक कन्वर्ट करें कंप्लीट करें उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, फिर उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल की हमारी क्लास में हम लोगों ने इजराइल पढ़ना शुरू किया था। इजराइल पढ़ना शुरू किया था और इजराइल के बारे में मोटी मोटी दो बातें मैंने आपको बताई थी। एक ये कि इजराइल एक छोटा सा देश है, यहाँ पर समझे, ये इतना सा देश है और ये इतना सा देश इजराइल असलियत में इजिप्ट से लड़ता है, सऊदी अरेबिया से लड़ता है, अपने पड़ोसी जॉर्डन से लड़ता है, इराक से लड़ता है, ईरान से लड़ता है, सीरिया से लड़ता है, लेबनान से लड़ता है और कई मामलों में इसकी खटपट लीबिया से भी है, सूडान से भी है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि छोटा सा इराक इतने सारे देशों से लड़ता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि उसका लगभग हर पड़ोसी, दुनिया का इकलौता ऐसा देश जो जिसकी अपने हर पड़ोसी के साथ लड़ाई है और उसका वो पड़ोसी उसे किसी भी सूरत पर जीने नहीं देना चाहता। समझे? अब आप सोचकर देखिए कितने सारे देशों के साथ इस इजराइल की पंगेबाजी है। समझे? ये डायरेक्ट पंगेबाजी है, दुनियादारी बाद की बात है। यहाँ जॉर्डन से भी पंगेबाजी है, लेबनान से भी पंगेबाजी है, सीरिया से भी पंगेबाजी है। तो 4, 3, 7 और 2 9 कंट्री ऐसे हैं जो उसको मारने की हमेशा इच्छा रखते थे, इजराइल के बच्चे बच्चे को खत्म करने की हमेशा इच्छा रखते थे। 9 देश काफी होते हैं, 9 देश। अब ऐसे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि इजराइल जो है इन कंट्रीज के साथ 6 वॉर्स यानी 6 युद्ध लड़ चुका है। ये 6 युद्ध लड़ चुका है। समझे? अब ये 6 लड़ाइयां लड़ी और 6 लड़ाइयां भी छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं थी, बहुत लंबी चौड़ी बैटल्स थी, बहुत लंबी चौड़ी वॉर्स थी। अब यहां ये सिचुएशन है और इजराइल जो है वो आर्टिफिशियली एस्टेब्लिश्ड कंट्री है। एक कोई ऐसा ये देश नहीं है जो पिछले 200, 500 या 1000 साल से हो, या यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो 200, 500 या 1000 साल से हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझे? ये लोग जो हैं यहाँ पर 1912 से 1919 चलो 1920 से बसाए जाने लगे और 1948 में 1948 में एक नया देश बन गया और इसी वजह से ये लड़ाई हुई। इसके बारे में मैं आपको कल भी
बता चुका हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि दोस्तों असलियत में ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, क्षेत्र, ये इस एरिया की, इस क्षेत्र की, इस रीजन की दो खास बातें हैं। पहला, रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, रिच इन ऑयल एंड गैस। ऑयल और गैस के मामले में ये एक संपन्न देश है, रिच कंट्री है, संपन्न देश है, रिच कंट्री है ऑयल और गैस के मामले में। लेकिन दूसरी तरफ यहां आप देखेंगे कि यहां ये जो देश हैं ये इस्लामिक कंट्रीज हैं, यानी इस्लामिक देश हैं। ये इस्लामिक कंट्रीज हैं यानी इस्लामिक देश हैं। और पिछले 500 साल से अगर आप देखेंगे, लीडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के जो लीडर हैं वो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। और इन यूरोपियन कंट्रीज की खास बात यह है कि ये क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। और ईसाई और क्रिश्चियन, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, मैं बता चुका हूं, इसके बीच में 8 से 9 क्रूसेड्स हो चुके हैं, धर्म युद्ध हो चुके हैं। 8 to 9 क्रूसेड्स, 8 से 9 क्रूसेड हुए, 8 से 9 धर्म युद्ध हुए, और छोटे मोटे नहीं, जो लगभग 10 साल से लेकर 50 साल तक चले, और लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग मारे गए। और हालत ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ईसाईयत ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, परंपरागत दुश्मन हैं। बात समझ में आ गई? तो परंपरागत दुश्मन है। तो एक तरफ ये यूरोप और अमेरिका है और दूसरी तरफ ये इस्लामिक कंट्रीज है। और मजे की बात ये कि दुनिया के जो ट्रेड रूट हैं, दुनिया के जो व्यापार मार्ग हैं, वो इन्हीं देशों के आसपास से होकर गुजरते हैं। एक ये और एक रेशम मार्ग यहां से। अब सोचकर देखिए, ठीक है, अब आप सोचकर देखिए, यहां दुनिया का जो ट्रेड है वो ये ओल्ड सिल्क रूट है, और ये जो है वो सी रूट है, रेशम मार्ग और समुद्र मार्ग। और ये बात समझ लीजिए, यूरोप कैन नेवर सर्वाइव विदाउट एशिया। यूरोप एशिया के बिना नहीं रह सकता, और एशिया से उसे हमेशा सामान चाहिए होता है, और वो होता है व्यापार। और यूरोप के अंदर बाद में जो फैक्ट्रीज बनी, उनको चाहिए पेट्रोल, डीजल। अब पेट्रोल डीजल इन कंट्रीज के पास है, पेट्रोल डीजल इन कंट्रीज के पास है। और जो व्यापार मार्ग है, ये व्यापार के दोनों व्यापार मार्गों के पास, दोनों ट्रेड रूट्स के पास
इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब सोचकर देखिए कि सारे इस्लामिक कंट्रीज, सारे इस्लामिक देश इस्लाम के नाम पर एक हो जाएं और ये कह दें कि ना तो हम ट्रेड करने देंगे और ना ही हम तुम्हें ऑयल यानी तेल देंगे, तो अगले कुछ महीनों में यूरोप घुटनों के बल आ जाएगा और अमेरिका घुटनों के बल आ जाएगा। सारी कारें, सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद पड़ जाएगा और पूरे यूरोप और अमेरिका में, आज के दिन तो खैर एशिया में भी हाहाकार मच जाएगा। जब ये होगा, जब ऐसा होगा तो बहुत खतरनाक होगा, हालात काफी ज्यादा खराब होंगे और सिचुएशंस जो हैं, परिस्थितियां जो हैं, वो काबू से बाहर हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और क्योंकि परिस्थितियां यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, तो ऐसे में ये सारे इस्लामिक देश एक ना हो पाए और कम से कम इस पूरे इलाके के बीच में कोई एक देश ऐसा हो जो इन सबसे लड़ता रहे और इन सब की बैंड बजाता रहे, वो होना जरूरी था। और ऐसे ही एक देश को बसाया गया, इजराइल। एक छोटा सा देश, 80 लाख की पॉपुलेशन, समझे, यहां बसा दिया। 80 लाख की पॉपुलेशन वाला एक देश, आर्टिफिशियल कंट्री। कैसा? आर्टिफिशियल कंट्री, एक बहुत ही कृत्रिम रूप से बसाया गया देश, इजराइल। बहुत ही कृत्रिम रूप से बसाया गया देश, इजराइल। इसने कुछ नहीं करना यहां, और किसने बसाया? ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। बहुत कृत्रिम रूप से बसाया, किसने? ब्रिटेन ने और अमेरिका ने, समझे। और इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे तो यहां कहानी शुरू होती है इजराइल की, और वो भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो इसीलिए जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो असलियत में क्लास 2 से 3 फेजेस में चलेगी। पहला, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, कि मेरी अभी की कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले इजराइल से शुरू करूं और इजराइल का पहला स्टेप बताऊं, हाउ दिस कंट्री वॉज फॉर्म्ड। ये देश कैसे बना? हाउ दिस कंट्री वॉज फॉर्म्ड, ये देश कैसे बना। दूसरा, अगर आप देखते हैं ये देश कैसे बना, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इजराइल पैलेस्टाइन इशू क्या है? इजराइल फिलिस्तीन का मामला क्या है? और इसके बाद अरब इजराइल वॉर जो हुए, युद्ध जो हुए, वो क्यों हुए? फिर इजराइल का ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो हम देखेंगे। और अरब इजराइल
अरब इजराइल फ्रेंडशिप, और इसकी हेडिंग आगे है अ न्यू एरा ऑफ मिडल ईस्ट। कैसे है, इसे पढ़ना है। न्यू एरा ऑफ मिडल ईस्ट कैसे है? मध्य पूर्व का एक मध्य पूर्व का एक पूरा मामला जो है वो समझना पड़ेगा कि एक नया फेज यहां पर कैसे शुरू हो रहा है। इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट देश है, ये याद रखिएगा, समझे। अब सबसे पहले अगर सिचुएशन शुरू करते हैं तो एक कंट्री होती थी ज्यूज की। इस दुनिया में सबसे पुराने धर्मों में, खासकर 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भारत में गौतम बुद्ध और महावीर जैन, गौतम बुद्ध और महावीर जैन जन्म ले रहे थे, उसी टाइम पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर अब्राहिमिनिज्म नाम का एक धर्म उभरा, इब्राहिमवाद। और इस इब्राहिमवाद ने इस देश में यानी पश्चिमी दुनिया में मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाई। इन्हीं के एक चेले, क्या नाम है, मूसा थे, समझे, जिन्होंने यहूदी यानी ज्यूज, उनके चेले कौन कहलाए? ज्यूज कहलाए। इसी अब्राहिमिनिज्म के बाद एक दूसरा धर्म निकला जो 1st सेंचुरी एडी में आया, और वो थे जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह, ईसा मसीह, और इन ईसा मसीह ने ही क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत को जन्म दिया। और यहीं पर एक तीसरा धर्म उभरा 622 एडी में, इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम, प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, समझे। ये तीनों धर्म एक ही ब्रांच से निकले हुए हैं। तीनों धर्म का जो ओरिजिन है वो इब्राहिमिनिज्म है, यानी इब्राहिमवाद है। क्या कर रहा है? ठीक है, इब्राहिमिनिज्म यानी इब्राहिमवाद है। बात समझ में आ गई? और यहीं से दुनिया के अंदर 3 बड़े धर्म, और मजे की बात यह है, ये धर्म, इसका भी नाता जेरूशलम से है, क्योंकि इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे उनकी राजधानी जेरूशलम थी, और सबसे बड़ा मंदिर जो था इनका, जो टेम्पल, वो जेरूशलम में था। और आज के दिन उसकी एक दीवार बची हुई है जिसे वेस्टर्न वॉल यानी पश्चिमी दीवार कहते हैं। और सारे यहूदी वहां जाकर माथा टेक कर रोते हैं, और ये माना जाता है कि ये जो यहूदी हैं, ये कहीं ना कहीं, ये जो यहूदी हैं
ये कहीं ना कहीं ये उससे विष मांगते हैं, पर्चियां वर्चियां डालते हैं। ईसाइयत की भी सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्च है वो यहीं जेरूशलम में है। वो चर्च भी कहां है? जेरूशलम में है, समझे। और इस्लाम में अल अक्सा मस्जिद है जहां ये माना गया कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से स्वर्ग का रास्ता तय करना शुरू करते हैं। तो शॉर्ट में अगर आप देखते हैं तो यहां पर 3 धर्म जेरूशलम से जुड़े हुए हैं। यहां 3 धर्म जो हैं वो जेरूशलम से जुड़े हुए हैं और तीनों अपना अपना दावा करते हैं और तीनों ने कभी ना कभी इतिहास में यहां पर राज किया। लेकिन सबसे पहले, सबसे पुराना या ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना जो धर्म था वो जेरूशलम के वो जूस का था। जूस जो थे, यहूदी, वो सबसे पुराने थे और खास बात ये कि इन्हें 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास तक दूसरी सहस्त्र शताब्दी में ईसा पूर्व में इन्हें यहां से मार के भगा दिया गया। और यही कारण था यहूदियों को अपना देश और अपनी राजधानी जेरूशलम छोड़कर जब भागना पड़ा तो ये दुनिया के दूसरे देशों में, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया में जाकर छिप गए। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, दूसरे देशों में जाकर छिप गए। उनमें से कुछ थोड़े बहुत इंडिया भी आए, इनमें से कुछ थोड़े बहुत या ज्यादातर इजिप्ट में भी पहुंचे। एक मूवी है इजिप्ट में, एग्जोडस मूवी है। ये सारी जूस के ऊपर बसी है कि यहूदियों को किस तरीके से बहुत ही दुर्दशा का सामना करना पड़ता था या बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था और कैसे इन्होंने अपना देश बचाया, जो भी था। और तीसरा फिर ये यहां से यूरोप के देशों में भी पहुंच गए और वहां जाकर भी इन्होंने काफी मेहनत मुशक्कत की और अपना जीवन जिया। इन ज्यूज की जो खास बात थी ना दोस्तों, इन यहूदियों की, इन ज्यूज की जो खास बात थी वो ये थी, एक, ज्यूज की जो खास बात थी, यहूदियों की जो खास बात थी वो थी, एक तो इन्होंने एजुकेशन यानी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। एक तो इन्होंने एजुकेशन यानी शिक्षा पर बहुत जोर दिया। दूसरा, इन्होंने बिजनेस यानी व्यापार पर बहुत जोर दिया। और तीसरा, एक ड्रीम टू रीसेटल इन जेरूशलम, एक सपना जिसमें ये सोचते थे कि ये किसी भी तरह जाकर जेरूशलम में दोबारा बसेंगे। इसलिए जैसे हम चलते हुए बाय बाय, गुड बाय, अच्छा राम राम, खुदा हाफिज, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग चलते वक्त कहते थे मीट इन जेरूशलम,
मीट इन जेरूशलम, विल मीट इन जेरूशलम, यानी जेरूशलम में मिलेंगे। जेरूशलम में मिलेंगे। अब जब आप जेरूशलम में मिलोगे तो यहां पर इन्होंने जेरूशलम always remained, Jerusalem always remained in memories of Jews, और यही कारण था कि जेरूशलम हमेशा यहूदियों की यादों में रहा। जेरूशलम हमेशा यहूदियों की यादों में रहा। अब टाइम चलता गया एंड दे स्पेंट 2000 years अप्रोक्सीमेट, 2000 साल, लगभग 2000 साल बीत गए या 1800 साल बीत गए। 1917 सोचकर देखिए, मैंने 2 सेंचुरी एडी की बात करी है, यानी 100 से लेकर 200 एडी की। उसके बाद आप सीधा 1900 पे आए तो 1700-1800 साल का समय बीत गया। टाइम था वर्ल्ड वॉर 1 वॉज गोइंग ऑन। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ ब्रिटिश अलाइज थे, यानी अंग्रेजों के दोस्त थे। दूसरी तरफ जर्मन अलाइज थे। दूसरी तरफ जर्मन अलाइज थे, यानी जर्मनी के दोस्त थे। ये डोमिनेटिंग द वॉर, डोमिनेटिंग द वॉर, ये युद्ध में डोमिनेट कर रहा था, यानी इसका दबदबा ज्यादा था। इसका दबदबा दिखाओ एक बार, ज्यादा था। अगर इसका दबदबा ज्यादा था तो ब्रिटेन को एक चाल सूझी। असलियत में जर्मनी के अंदर मामला ये था कि ऑल द या मैक्सिमम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्ट्स वर, मैक्सिमम ऑफ द important posts were held by Jews. अधिकांश जो उच्च पद थे उन पर ज्यूज बैठे हुए थे। बैंकिंग सिस्टम में ज्यूज थे, यानी पूरा बैंक ज्यूज के कंट्रोल में था। समझे? बैंकिंग सिस्टम के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य पर ज्यूज का कब्जा था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे का पूरा ज्यूज के हाथों में था। और इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट्स जो थी, इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोस्ट्स वो ज्यूज के हाथों में थी। अब ऐसे हालात में अगर आप देखेंगे तो ज्यूज असलियत में, ये जो यहूदी थे, ये जर्मनी की
ताकत थे। ये जो ज्यूज थे ये जर्मनी की ताकत थे। आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था जो कि यहां लगे कि ज्यूज के कंट्रोल में ना हो। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर थे बेलफोर्ट। कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री थे। इन्होंने एक डिक्लेरेशन की, यानी घोषणा की, और घोषणा ये थी कि एक बात कही कि जेरूशलम इज द ट्रू होम ऑफ ज्यूज। कि जो जेरूशलम है वो यहूदियों का असली घर है। जेरूशलम यहूदियों का असली घर है। और ये कहा कि अगर ब्रिटेन जीता, इफ ब्रिटेन वॉन, अगर ब्रिटेन जीता, देन इट वुड सेटल ज्यूज इन जेरूशलम। इट वुड सेटल ज्यूज इन जेरूशलम। यानी जो जेरूशलम की डिमांड पिछले 1800 साल से चल रही थी, ब्रिटेन ने ऐन युद्ध के मौके पर, ब्रिटेन ने ऐन युद्ध के मौके पर, दिखाइए एक बार, आकर ऐसी घोषणा कर दी कि ज्यूज जो हैं उनको हम वहां सेटल करेंगे चाहे कुछ हो जाए। और यकीन मानिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आया, इसका सीधा प्रभाव क्या आया कि जर्मनी में जितने भी ज्यूज थे, ज्यादातर वो सारे धर्म के नाम पर ना अलग हो गए। अगर उन्होंने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया तो कम से कम ब्रिटेन को हराने की भी कोशिश नहीं की। यहूदियों का एक ऐसा धर्म था, यहूदी एक ऐसे धर्म को, ऐसे लोग हैं, ऐसे धर्म के लोग हैं जिसके पास अपने धार्मिक स्थान पर कब्जा नहीं था। असलियत में अगर देखा जाए तो यहूदियों की एक तरीके से डिमांड जो है, ये एग्रेशन जो है वो काफी हद तक ठीक भी है। जो ये कहते हैं कि दुनिया ने हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है और हम इकलौता ऐसा धर्म है कि जिनके पास अपना देश नहीं है। और जिस देश में यहूदी पैदा हुए या जिस देश में यहूदी धर्म ज्यूज बने या ज्यूज जुडाइज्म निकला, उसी में वो नहीं है। भाई हिंदुओं के लिए इंडिया हिंदुस्तान है, सिखों के पास भी वही अपना हिंदुस्तान है, इस्लाम के पास अपना मक्का मदीना में सऊदी अरेबिया है, चाइना में अगर कन्फ्यूशियस है तो कन्फ्यूशियस चाइना में है, बुद्धिज्म जो है इंडिया के अंदर खुलकर रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई उनके अगेंस्ट नहीं है, उनको भी आज एक रिकॉग्नाइज्ड धर्म माना गया है। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो वो अपने मेन जगह पे आज भी है और ज्यादातर सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन आज भी क्रिश्चियंस की ही है। लेकिन ज्यूज को देखेंगे तो वो आदिवासियों की तरह कहो या किसी भी तरह कहो, वो भटक रहे थे, वो लगातार भटक रहे थे, वो इधर से उधर लगातार थे, वो कभी भी एक जगह फिक्स नहीं थे। और यही यहूदियों की सबसे बड़ी समस्या रही। और उनके लिए एक इमोशनल तार ब्रिटेन ने छेड़ दिया और ये कहा कि अगर ब्रिटेन जीता
तो यहूदियों को जेरूशलम में बसाया जाएगा। तो बहुत से यहूदी, बहुत से ज्यूज जो कि अभी तक जर्मनी के लिए ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटेन से ये वादा मिलते ही, ब्रिटेन से ये वादा मिलते ही कि उन्हें जुडिज्म में मतलब वहीं रखा जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा, यकीन मानिए उन्होंने कम से कम ब्रिटेन को हराने की कोशिश नहीं करी, जर्मनी के खिलाफ अगर गद्दारी नहीं करी तो दूर हटके खड़े हो। आउटकम क्या आया? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया। अब इस चीज का कहीं कोई प्रूफ नहीं है, इस चीज का कहीं कोई प्रूफ नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि यहूदियों ने गद्दारी करी। अब यहां से कहानी शुरू होती है। जर्मनी लॉस्ट इन वर्ल्ड वॉर 1, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हारा और ब्रिटेन opened the doors of Jerusalem for Jews, और ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए जेरूशलम के दरवाजे खोल दिए। अब बहुत से लोग धार्मिक होते हैं, अगर हिंदुओं में देखा जाए तो हिंदू जो पुराने या पक्के वाला टाइप का हिंदू होगा वो चाहेगा कि अगर उसकी डेथ हो, यानी अगर उसकी मृत्यु हो, तो वो गंगा जी के घाट पे हरिद्वार में या घटगंगा में या कहीं पे भी ऐसी जगह हो जहां गंगा जी या कोई पवित्र स्थान हो। अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उसके दिल से पूछो तो वो ये कहेगा जब मैं मक्का मदीना दर्शन करने जाऊं, हज पे जाऊं, तो हज पे मेरी अगर डेथ हो जाए तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। ऐसा कुछ मैंने सुना है अपने दोस्तों से, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन ऐसा होता है कि माना जाता है कि वहां पर सबसे अच्छी मौत मानी जाती है। और तीसरा, ऐसे ही अगर क्रिश्चियनिटी को भी देखें तो वो वेटिकन सिटी या वहां पर आसपास ही कहीं पर अगर डेथ हो जाए तो वो चाहेंगे कि वहीं हो जाए क्योंकि वो सबसे पवित्र स्थान है। ऐसे ही ज्यूज के अंदर भी इच्छा रहती थी कि अगर वो मरे या अपनी जीवन बिताएं तो जेरूशलम में बिताएं। तो ज्यूज started migrating towards जेरूशलम। ये जेरूशलम जो था ना, ये कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट था। और ये जो पैलेस्टाइन स्टेट था ये पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा, पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में ब्रिटिशों ने इसे फिलिस्तीन राज्य का नाम दे दिया और 1920 में फिलिस्तीन स्टेट बना और यहां पर अरब डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी, यानी यहां जो जनसंख्या थी वो अरबों की थी, यानी यहां अरब देश, अरब जाति के लोग या अरब प्रजाति के लोग रहते थे। और यही रीजन है जब ज्यूज ने यहां माइग्रेट करना शुरू किया, ज्यूज ने इस इलाके में आना शुरू किया, अरब्स वेलकम्ड ज्यूज इन 1920s। 1920 के दशक में अरबों ने यहूदियों का स्वागत करना शुरू किया
कि कोई बात नहीं यार, 2000 साल पहले जो हुआ हुआ, तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ। अरब बड़े अच्छे तरीके से व्यवहार कर रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। एक तरफ तो अरब ज्यूज का स्वागत कर रहे थे और दुनिया के अलग अलग जगहों से जितने भी ज्यूज थे सारे जेरूशलम के आसपास के इलाकों के अंदर जाकर बसने लगे, और दूसरी तरफ जर्मनी जो था वो हार चुका था। अब ऐसे में अगर जर्मनी हार चुका था तो जर्मनी, एक बात समझ लीजिए, जर्मन रेस यानी जर्मन प्रजाति, और उसके पास एक ग्लोरियस हिस्ट्री, ग्लोरियस हिस्ट्री, एक बहुत ही महान इतिहास मौजूद था, क्योंकि फ्रेडरिक द ग्रेट नाम का एक राजा था जिसने जर्मन एम्पायर को बनाया, और दूसरी तरफ बिस्मार्क था जिसने जर्मनी के साम्राज्य को बनाया। ऐसे में दो महान साम्राज्य और बहुत ही महान चमकता दमकता इतिहास जर्मन प्रजाति का था। तो ऐसे में इन प्रजातियों को एक बिलीफ ऑफ इनविंसिबिलिटी होता है, इनका भरोसा होता है कि इन्हें जीवन में कभी कोई नहीं हरा सकता। होता है, राजपूतों से पूछो कि क्या उन्हें किसी ने हराया, तो वो मानने वाले नहीं है। आजकल राजपूतों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार जो थी वो ये इतिहास में लिखवा रही थी कि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे और युद्ध जो था वो इनडिसिसिव रहा, अनिर्णय के फॉर्म में रहा। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के मामले में जो है गद्दार ढूंढा जाता है और ये माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान हारने वाले नहीं थे, उन्हें तो जबरदस्ती उनके ही दोस्तों ने या गद्दारों ने हराया, जयचंदों ने हराया। इनविंसिबिलिटी की जो कैपेसिटी या एक बिलीफ होता है कि हम अजेय हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता, हम अजेय हैं, ऐसा विश्वास होता है। अब ऐसे में अगर ऐसा विश्वास है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, तो इफ डिफीटेड, अगर आपको हरा दिया गया, इफ डिफीटेड, अगर आपको हरा दिया गया, यू विल try to find out a villain of your defeat. Find out a villain of your defeat. आपकी हार का एक विलन ढूंढा जाएगा, एक खलनायक ढूंढा जाएगा और कहा जाएगा उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे, ऐसा ढूंढा जाता है। यहां भी ढूंढा गया और हिटलर प्रोजेक्टेड that Hitler propagated that Jews are the reason for German defeat. ये मैं छोटी सी बात बता रहा हूं
कि ये जो ज्यूज हैं ये ही जर्मनों की हार का प्रमुख कारण है। हिटलर ने ऐसा प्रोजेक्ट किया, हिटलर ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जर्मन हारने वाले नहीं थे। अब आप समझिए क्या हुआ, सोचकर, खुद सोचकर देखो। हिटलर ने अपने आप को प्रोजेक्ट करना था तो एक दुश्मन बनाना था। वो हर राजनीतिक दल ऐसा करता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी यूज्ड टू डू इट। हर राजनीतिक दल ऐसा करता है, समझे। आज जैसे अगर बीजेपी से पूछा जाए तो बीजेपी क्या कहेगी कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो वो अपने दिमाग में सोच लीजिए। ऐसा ही कांग्रेस भी कहती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, बीजेपी। समाजवादी पार्टी कहती है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो ये पूंजीवादी। मायावती कहती है कि समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन, तो ये अपर कास्ट। और ये सब ऐसे ऐसे करके ये लोग आपस में एक दूसरे को दुश्मन जरूर बताते हैं, तभी इन्हें लोगों को डराने का मौका मिलता है और वोट मिलता है। और ये सबसे बड़ी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि मामला कहां तक खराब होता है या कुछ भी। यही काम हिटलर ने किया था। हिटलर ने एक विलन ढूंढा, हिटलर ने एक विलन ढूंढा और विलन बताया यहूदियों को, यानी ज्यूज को। और हिटलर ने ये कहा कि जर्मन रेस, दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी रेस हैं, उसमें जर्मन सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। और ये नेचर होता है, हर कोई अपने आप को नंबर 1 प्रोजेक्ट करने में लगा रहता है। तो वो ये कहता है कि जर्मन जो है वो परफेक्ट हैं, जर्मन सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल आर्यंस हैं, और आर्यंस में सबसे ज्यादा पावरफुल जर्मन्स है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर जर्मन्स हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन ब्रिटेन ने इसे छल कपट से हरा दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप देखें तो हमारे देश में वैसे भी समस्या रहती है। तो अगर किसी से पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान हारा, तो वो ये कहेगा हारा नहीं, वो छल कपट से हार गए। आम आदमी से पूछो तो वो ये कहेगा कि गौरी ने, आम आदमी कहेगा, मैं नहीं कह रहा, मैं तो बस क्या बताऊं, फंसा ही रहता हूं। आम आदमी से पूछो तो वो ये कहेगा गौरी ने 17 बार आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पे, 17 बार गौरी ने, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ दिया। 18वीं बार पृथ्वीराज चौहान हार गया तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ये आम आदमी की सोच है। और वो ये कहते हैं कि हम बड़े ताकतवर थे, हम ताकतवर हैं, बस हमारे साथ धोखा हो जाता है। ये हर कम्युनिटी की समस्या रहती है जब तक कि वो पढ़ लिख नहीं जाते। जर्मनों की भी यही समस्या थी, जर्मनों की भी यही समस्या थी। जर्मन्स का भी मानना था कि हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन हिटलर ने कहा, और यही हिटलर ने प्रोजेक्ट किया, कि हम सबसे महान हैं, सबसे ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें धोखे से हराया गया और हमें धोखा दिया, हमारी पीठ में छुरा घोंपा ज्यूज ने। स्टैब्ड इन बैक, नारा पता है क्या दिया? स्टैब्ड इन बैक, पीठ में छुरा घोंपा, इसलिए जहां भी ज्यूज मिले मार डालो। तुम नहीं मारोगे, हम मारेंगे। और हिटलर ने ज्यूज को उठा उठा के गैस चैम्बरों में फेंकना शुरू कर दिया। 22 लाख यहूदी मार दिए। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहूदी जो हैं वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, जहां जहां हिटलर का दबदबा था, पोलैंड वगैरह, वहां से भागने शुरू हुए। और उनको ब्रिटेन ने वादा कर रखा था कि तुम्हें हम एक देश देंगे, और वो देश जेरूशलम की फॉर्म में उन्हें मिल गया। और जितने यहूदी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भाग भाग के आ रहे थे, जा रहे थे, उन सबको उठाकर एक जगह बैठा दिया गया, और वो था जेरूशलम। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते जेरूशलम में जो फिलिस्तीन के अंदर रहने वाले अरब थे,
वो तो कम हो गए, वो माइनॉरिटी हो गए, और यहूदी यानी ज्यूज थे वो ज्यादा हो गए। और यहां से नया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म शुरू। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नया प्लेटफॉर्म यहां से शुरू हुआ और यहीं से इजराइल का जन्म हुआ। यहीं से इजराइल का जन्म हुआ। तो आज की क्लास मैं यहीं रखूंगा और कल इजराइल का राइज और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पूरा हिस्सा आपको समझाऊंगा कि ये सब क्यों लड़ते रहते। आज के लिए इतना ही। और You can download our app from Play Store for free live demo classes.